नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के 6 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने पीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज घटा दिया है। 2021-22 के लिए ईपीएफओ ने ब्याज दर घटा दी है। पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ब्याज दर 8.5% घटाकर 8.1% कर दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शनिवार को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर का भुगतान करने का फैसला किया है। ये एक दशक में सबसे कम ब्याज दर है। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा काटकर पीएफ खाते में जमा किया जाता है। इतनी ही राशि उसके एम्प्लॉयर को इस खाते में जमा करनी होती है। ईपीएफओ इस फंड का प्रबंधन करता है और हर साल इस राशि पर ब्याज देता है। वित्त वर्ष 1977-78 में ईपीएफओ ने लोगों को पीएफ जमा पर 8% ब्याज दिया था। तब से लगातार ये इतना ही बना रहा या फिर इससे ज्यादा बना रहा। आपको बता दें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये फैसला वाकई नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये ब्याज दर पिछले 10 साल में सबसे कम है। ईपीएफओ ने फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए ब्याज दर 8.1% तय की है। ये पिछले 10 साल में सबसे कम ब्याज है। इस फैसले से ईपीएफओ के करीब 6 करोड़ लोगों को झटका लगा है। आपको बता दें कि पिछले फिस्कल ईयर में पीएफ पर 8.5% ब्याज मिल रहा था। एक तरफ देश में लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, तब ऐसे वक्त में सरकार ने पीएफ पर मिलने वाला ब्याज घटा दिया है। यूपी में एक बार फिर शानदार जीत के बाद बीजेपी अब नए कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की तैयारी में है। बता दें कि यूपी में बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली हैं, जिसके बाद अब बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक उनका शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद हो सकता है। खबर है कि यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली आएंगे। यहां वो पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बता दें कि रविवार को दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन सभी कैबिनेट मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया था। 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहली बैठक थी। जानकारी के मुताबिक बैठक में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री लालजी टंडन और मंत्री अनिल राजभर पहुंचे थे। वहीं बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल अर्पण करने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना त्याग पत्र सौंपा, जिसके साथ ही अगली सरकार बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस बार बीजेपी सरकार की सत्ता में वापसी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई मिथक टूटे हैं तो कई मुद्दे गायब नजर आए। जिस लखीमपुर खीरी जिले में तिकुनिया हिंसा हुई, वहां पर भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारते हुए सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। पंजाब में धुआंधार जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच आज आपके सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। जी सर। जानकारी है कि भगवंत मान 16 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। पंजाब दे राज्यपाल साहब नू मिल के समर्थन पत्र जिहड़ा 91 विधायकों का वो असी सौंपिया ते उन्होंने खिड़े मत्थे इनू प्रवान किया ते 16 मार्च नू 12:30 बजे खटकड़ कलां विखे सौं चुक समागम होगा। 16 मार्च नू 12:30 बजे ते पंजाब दे सारे लोगों नू साडे वल्लों सद्दा पत्र है। कल्ले कल्ले पंजाबी ने सौं चकनी है। उस दिन पंजाब नू दोबारा पंजाब बनाउण दी सौं चुकनी है।
अपना सब कुछ पंजाब की तरक्की ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। सो मैं फिर दस देना कि आज राज्यपाल को मैंने समर्थन लेटर दिया। हमारे एमएलए का विधायक दल ने कल मुझे नेता चुना था, तो राज्यपाल साहब ने उसको परवान किया। सरकार बनाने का दावा हमने पेश किया और उन्होंने कहा कि यहाँ भी आपने ओथ सेरेमनी करनी है, हमें बता दीजिए। तो शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में 12:30 बजे 16 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतने बता पाऊंगा कि 16 तारीख को 12:30 बजे कैबिनेट अच्छी होगी। कैबिनेट अच्छी होगी। ऐतिहासिक फैसले होंगे जो पहले पंजाब में ऐसे नहीं हुए। बता दें कि मोहाली में शुक्रवार को आप विधायकों की बैठक में भगवंत मान पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। भगवंत मान ने आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया। भगवंत मान नवा शहर जिले में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 सीटें जीती हैं। यूपी में भले ही समाजवादी पार्टी हार गई हो, लेकिन अपने क्षेत्र से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान जैसे दिग्गज नेताओं ने रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की है, लेकिन राज्य की सत्ता संभालने का मौका नहीं मिला। जनता ने बीजेपी को प्रचंड जनादेश के साथ दोबारा सत्ता में ला दिया, जिसके बाद अब खबर आई है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से रिकॉर्ड जीत के बाद यहां की विधायकी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो वहीं आजम खान भी रामपुर की विधायकी से इस्तीफा देंगे। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव और पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान लोकसभा के भी सदस्य हैं और अगर लोकसभा की सदस्यता बनाए रखनी है तो फिर उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। यही वजह है कि दोनों नेता विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि अभी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के केवल 5 सदस्य हैं और सियासी माहौल को देखते हुए पार्टी लोकसभा में खुद को कमजोर नहीं करना चाहती। ऐसे में अखिलेश यादव और आजम खान विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि बीजेपी ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 255 सीटों पर फतह हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 111 सीटें आई हैं। इसके अलावा अपना दल सोनेलाल ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 2 और बसपा के खाते में सिर्फ 1 सीट ही आई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल की झोली में 6 सीटें आई हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के खाते में 8 और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 सीटों पर विजयी हुई। मेघालय की राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को नसीहत दी है। शुक्रवार को सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं की गई तो उन्हें मनवाने के लिए वो हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि दिल्ली को मेरी सलाह है कि उनके साथ ना भिड़े, वो खतरनाक लोग हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेंगे। अगर ये बातचीत के जरिए उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो लड़कर अपनी मांगें मनवा लेंगे। अगर लड़कर भी नहीं मिला तो वो हिंसा के रास्ते पर चलेंगे। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों का मुद्दा उठाने के चलते अगर मुझे अपना पद भी खोना पड़े तो मुझे उसका कोई डर नहीं है। मलिक ने कहा कि काश्तकारों का गला घोंटा नहीं जा सकता। वो जानते हैं कि अपनी मांगों को कैसे मनवाना है। अगर उन्हें दिया गया आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो फिर से वो अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि केंद्र के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि मैं दिल्ली में 1.5 कमरे के मकान में रहता हूं, इसलिए मैं किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी से पंगा ले सकता हूं।
उन्होंने कहा कि मेरी केंद्र से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं किसानों के लिए अपना पद छोड़ सकता हूं। मलिक ने अपनी पुरानी टिप्पणी दोहराते हुए कहा कि पहले भी किसानों के मुद्दे पर जब मैं प्रधानमंत्री से मिला था तब महज 5 घंटे में ही उनसे लड़ाई हो गई थी। किसान आंदोलन के मुद्दे पर पहले भी केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना मलिक कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इसकी आशंका हमेशा रही है कि अगर वो किसानों के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली से फोन आ सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी और सत्यपाल मलिक के बीच भी बैठक हुई थी, जिसके बाद राज्यपाल ने पीएम मोदी को अहंकारी बताया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।